नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, आज आपसे बात करूंगा अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान में जगह दी। इस सिद्धांत का मानना है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र में रहकर काम करना चाहिए। एक अंग के द्वारा किसी दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि यदि सरकार के अंगों के बीच सामंजस्य होगा तो स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित हो जाएंगी। तो स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि पूर्णतः शक्ति पृथक्करण किसी भी संविधान में अपनाया नहीं जा सकता। और अमेरिका के बारे में यदि हम बात करें तो अमेरिका में भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूर्णतः न अपनाते हुए उसके साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को भी जगह दी गई है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूर्णतः लागू होना व्यवहारिक रूप से गलत माना जाता है, इसलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया जाता है, जिसमें एक अंग के द्वारा दूसरे अंग की निरंकुश शक्तियों पर कुछ नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। इस संदर्भ में कि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है या नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने किलबॉर्न बनाम थॉम्सन के मामले में स्पष्ट किया है। और अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अमेरिका की लिखित संवैधानिक कानून की व्यवस्था का ये एक प्रमुख गुण माना जाता है कि राज्यों की या राष्ट्र की सरकार को प्रदान की हुई सारी शक्तियाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के नाम से 3 महान विभागों में बटी हुई है। इस व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए यह भी अनिवार्य है कि किसी भी विभाग के अधिकारी किसी अन्य विभाग के अधिकारियों के अधिकारों पर आघात नहीं करेंगे, वरन अपने ही द्वारा निर्मित कानून के द्वारा प्रत्येक अपने अपने ही विभाग तक सीमित रहेगा और दूसरे किसी पर आघात नहीं करेगा। तो इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय के द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि अमेरिका के संविधान निर्माता शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को सम्मान देते हैं। इस संदर्भ में अमेरिका के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है। प्रथम अनुच्छेद ये कहता है कि समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित होंगी। कांग्रेस अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम है और इसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 2 ये कहता है कि समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संविधान के अनुच्छेद 3 में ये बताया गया है कि न्याय संबंधी समस्त शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी और उसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके माध्यम से वह अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग करेगा। तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार तीनों अंगों को अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस तरह अगर हम व्यवहारिक रूप से अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण को देखें तो हम यह जान सकते हैं कि किस तरह अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण को जगह दी गई है। देखिए, इस
शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था का मूल तात्पर्य यह है कि कोई भी अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस दृष्टि से यदि हम राष्ट्रपति को देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में और उसकी शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति कांग्रेस पर आश्रित नहीं है। जिस तरह संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका का हिस्सा होता है, उस तरीके से अमेरिका के शासन में राष्ट्रपति कांग्रेस का हिस्सा नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है और उसे कांग्रेस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। साथ ही साथ कांग्रेस साधारणतः उसे उसके पद से नहीं हटा सकती, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसको हटाने का अधिकार व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त होता है। अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं है। सिवाय महाभियोग के प्रस्ताव के राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। अगर हम कांग्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो ये स्थिति व्यवहार में अमेरिका के संविधान में हमें दिखलाई देती है। कांग्रेस भी अपनी स्थिति के मामले में राष्ट्रपति से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति उसे समय पूर्व विघटित नहीं कर सकता। न्यायपालिका की यदि हम बात करें तो न्यायपालिका की स्थिति भी स्वतंत्र है, क्योंकि जो न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश हालांकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, परंतु जब कोई व्यक्ति एक बार न्यायाधीश बन जाता है तो उसे भी केवल महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। न्यायपालिका अपने न्यायिक क्षेत्र में स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो जो स्थिति है वर्तमान में अमेरिका के संविधान में, वो हम जब देखते हैं तो ये पाते हैं कि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पूर्णतः शक्ति पृथक्करण किया जाना भी स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित कर सकता है। अतः इस बात से अमेरिका के संविधान निर्माता परिचित थे, तो उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया, जिसे हम थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस के नाम से जानते हैं। इस चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत का ये मानना है कि यदि किसी भी अंग को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो भी वह निरंकुश शक्ति धारण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में नियंत्रण स्थापित करने की कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई भी अंग निरंकुश शक्ति धारण न कर सके। तो इस दृष्टि से अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से एक अंग के द्वारा दूसरे अंग पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की। संविधान का अनुच्छेद 1 व्यवस्थापन संबंधी समस्त कार्य और अधिकार व्यवस्थापिकाओं को प्रदान करता है, परंतु व्यवस्थापिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को और न्यायालय को कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे कांग्रेस पर नियंत्रण स्थापित करने का जो पहला काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है वह यह है कि राष्ट्रपति को विधेयकों पर वीटो करने का अधिकार दिया गया है। वीटो एक निषेधाधिकार है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को कानून का रूप धारण करने से रोक सकता है। दूसरा अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है कि वह किसी विशेष प्रकार के कानून की आवश्यकता होने पर कांग्रेस को संदेश भेजता है और कांग्रेस उस संदेश के आधार पर कानून निर्माण का काम कर सकती है। तीसरी बात, राष्ट्रपति को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने का भी
अधिकार प्रदान किया गया है। तो कांग्रेस पर राष्ट्रपति इन 3 तरीकों से जो है नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इसी प्रकार से न्यायालय को भी जो है नियंत्रित करने का काम दोनों के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से कांग्रेस हटा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है। ये जो काम है, ये काम सर्वोच्च न्यायालय को निरंकुश बनने से रोकते हैं। इसी तरीके से यदि हम कांग्रेस पर सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। वह इस न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के माध्यम से कांग्रेस और राष्ट्रपति के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति को अपने कार्यपालिका संबंधी कृत्यों का निर्वहन करते वक्त विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करनी पड़ती है। उन नियुक्तियों की पुष्टि जो है वो कांग्रेस के उच्च सदन यानी सीनेट के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जब कोई युद्ध की घोषणा करता है, युद्ध की घोषणा करने का अधिकार भी कांग्रेस को दिया गया है। कांग्रेस ही राष्ट्रपति के लिए बजट पारित करती है, राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों को स्वीकृति देती है और महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को नियंत्रित करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां एक तरीके से शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को परिभाषित करती हैं और अमेरिका के संविधान में बखूबी इसे अपनाया गया है। धन्यवाद।